दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जानेंगे रिच डैड पुअर डैड के टॉप 10 लेसन्स, टॉप 10 लर्निंग्स फ्रॉम बुक रिच डैड पुअर डैड, जिन्हें कि हमें अपने जीवन में उतारना चाहिए और उनसे सीख लेते हुए हमें अपने इन्वेस्टिंग में इसे अप्लाई करना चाहिए। और जिससे कि हम एक बड़ा वेल्थ क्रिएट कर पाएं और अपने जीवन को मजबूत बना पाएं अपने इन्वेस्टमेंट प्लानिंग के साथ। तो आप बने रहिए मेरे इस वीडियो में और हम देखते हैं रिच डैड पुअर डैड के टॉप 10 लर्निंग्स और टॉप 10 लेसन्स। तो दोस्तों आप मेरी स्क्रीन को देख पा रहे होंगे, इसमें मैंने रिच डैड पुअर डैड से टॉप 10 लर्निंग्स मैंने मेंशन किए हुए हैं कि टॉप 10 सीख हमें क्या मिलती है और उसे हम कैसे अपने इन्वेस्टिंग जीवन में हम अप्लाई कर सकते हैं। और उससे सीख सीख लेते हुए हम अपने पोर्टफोलियो को मजबूत बना के और अपने लाइफ को हम स्ट्रांग बना सकते हैं। तो देखिए, पहली जो लर्निंग है वो रिच डैड पुअर डैड से हमें जो मिलती है वो रिच डैड डोंट वर्क फॉर मनी। तो जो इसमें जो बताया गया है वो रिच डैड को ये बताया गया है कि वो डोंट वर्क फॉर मनी, मतलब आप पैसे के लिए काम मत करिए, पैसा आपके लिए काम करे। अगर जो भी वेल्दी पर्सन होते हैं वो ऐसा करते हैं कि मनी जो है वो उनके लिए काम करता है, वो मनी के लिए काम नहीं करते हैं। इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब कि वो ऐसे एसेट्स बनाते हैं, ऐसे पैसिव इनकम के सोर्सेज बनाते हैं, जैसे कि उन्हें अपने इन्वेस्टमेंट से पैसा मिलता होता है और जहाँ पे उनका पैसा इन्वेस्टेड होता है वहाँ से आ, उनका जो है वो रेगुलर रिटर्न उनके लिए जनरेट होता रहता है। तो उनका पैसा उनके लिए काम करता है। बेसिकली किसी प्रॉपर्टी में उन्होंने इन्वेस्ट कर दिया तो प्रॉपर्टी का जो रेंटल इनकम आ रहा है वो उन्हें जनरेट करके दे रहा है। वो आप चाहे कहीं भी रहिए, लेकिन वो जो पैसा इन्वेस्टेड है वो रेंटल इनकम आपको हमेशा जनरेट होता रहेगा और वो आपके अकाउंट में आता रहेगा। सिमिलरली अगर आपने किसी एफडी में अगर आपने इन्वेस्ट कर दिया है तो वहाँ का जो इन्वेस्टमेंट है वो दिन रात आपके लिए काम करता रहेगा और वहाँ से आपको एक रेगुलर इंटरेस्ट मिलता रहेगा। वो अगर आपने मंथली या क्वार्टरली या 6 मंथली अगर आपने जो भी स्कीम चूज कर रखी है उसके अकॉर्डिंग आपको रेगुलर रिटर्न आता रहेगा और उससे कमाई आपकी होती रहेगी। तो पहला प्रिंसिपल तो यही है कि पैसा आपके लिए काम करे, ना कि आप पैसे के लिए काम करें। आपकी जो भी अर्निंग है आप वो उसे ऐसे लगाइए कि पैसा हमेशा आपके लिए काम करता रहे। दूसरी सीख क्या है? दूसरी सीख ये है कि फाइनेंशियल एजुकेशन इज द की। तो मतलब इसका मतलब ये है कि आप अपनी फाइनेंशियल नॉलेज को बढ़ाइए और फाइनेंशियल लिटरेसी बहुत जरूरी है। एकेडमिक लर्निंग से, एकेडमिक नॉलेज से बहुत ज़्यादा जरूरी है कि आपकी फाइनेंशियल लर्निंग कैसी है। फाइनेंशियल लर्निंग मतलब कि आपको कहाँ सबसे ज़्यादा मैक्सिमम रिटर्न्स मिल सकते हैं और आपका टैक्स कैसे सबसे ज़्यादा सेव हो सकता है, आपको पैसे का नुकसान ना हो, इसके लिए फाइनेंशियल लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका जो भी इन्वेस्टमेंट है वो बहुत ही एक्यूरेट हो और एक्यूरेट इस सेंस में हो कि आपको वहाँ से मैक्सिमम रिटर्न्स और बहुत कम टैक्स लाइबिलिटी आपकी हो। तो इसलिए फाइनेंशियल लिटरेसी बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरी लर्निंग जो आती है वो आती है कि माइंड योर ऑन बिजनेस। मतलब आपको फोकस करना चाहिए एसेट्स बिल्ड करने में जो इनकम जनरेट करते हैं। मतलब ऐसे एसेट्स में आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए जो कि हमेशा आपके लिए रिटर्न जनरेट करे, ना कि आपको पूरी तरह से अपनी सैलरी पे फोकस करना चाहिए। आपको हमेशा ऐसे छोटे छोटे एसेट्स बना लेने चाहिए जो कि आपको रेगुलर इनकम जनरेट करके देते रहे या आपके लिए पैसिव इनकम जनरेट करें। तो चौथी लर्निंग क्या होती है कि द डिफरेंस बिटवीन एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। देखिए दोस्तों, आप जो भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, आपका पैसा जहां भी लगता है तो आपको ये जरूर पता होना चाहिए कि आपका पैसा एसेट्स में जा रहा है या लाइबिलिटी में जा रहा है। अगर आपका जो भी इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हैं तो उससे आपको एसेट जनरेट, आपकी एसेट बिल्ड होनी चाहिए, आपका एसेट क्रिएट होना चाहिए। मतलब एसेट हर वो चीज होती है जो आपके पॉकेट में पैसा डाले और लाइबिलिटी हर वो चीज होती है जो आपके पॉकेट से पैसा निकाले। तो आपको ये जरूर देखना चाहिए कि जहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं कहीं ऐसा तो नहीं कि वो आप सोच एसेट रहे हैं लेकिन एक्चुअली वो है लाइबिलिटी। कि आपने इन्वेस्टमेंट किसी प्रॉपर्टी में कर दिया है लेकिन वो आपके पॉकेट से पैसा लिए जा रहा है, लिए जा रहा है, लिए जा रहा है और उसके बदले में जो आपको रिटर्न्स मिल रहे हैं वो ना के बराबर मिल रहे हैं। मतलब ऐसे रिटर्न्स मिल रहे हैं जिनसे आपकी लाइबिलिटी ही बढ़ रही है लेकिन एसेट वो ज़्यादा क्रिएट नहीं हो रहा है। तो वो एक तरह से आपकी लाइबिलिटी होगी। या अगर आपने कोई कार खरीद ली है तो कार भी लाइबिलिटी हुई, क्योंकि आपको वो कार देखने में तो एसेट लगती है लेकिन
हर महीने वो आपके पॉकेट से पैसा लेगी ईएमआई के रूप में, या पेट्रोल आप डलवाएंगे, वो मतलब आपके खर्चे बढ़ाती है। तो ऐसी एसेट आपको क्रिएट करने से बचना चाहिए जो आपके खर्चे बढ़ाती है। आपको हर ऐसे एसेट में ही इन्वेस्टमेंट करना चाहिए जो कि आपको एसेट बना के या आपके लिए इनकम बना के दे, आपके लिए एसेट रियली एसेट साबित हो, ना कि आपके लिए लायबिलिटी साबित हो। तो देखिए, पांचवा पॉइंट है कि इम्पोर्टेंस ऑफ कैश फ्लो। कैश फ्लो का बहुत इंपॉर्टेंस है। आपका एसेट हमेशा कैश फ्लो जनरेट करते रहना चाहिए। ऐसा ना हो कि आपने एसेट में इन्वेस्टमेंट तो कर दिया लेकिन वो आपके लिए कैश फ्लो जनरेट नहीं कर रहा है, क्योंकि कैश फ्लो और कैश फ्लो पॉजिटिव होना चाहिए। मतलब कैश फ्लो, हाँ, वो जनरेट होता रहता है, रेगुलर जनरेट होता रहता है, तो उससे आपको एक अलग से सहारा मिलता है कि वो एक तो आपके लिए एक एक्स्ट्रा इनकम टाइप हो जाती है, और दूसरा आपका कैश फ्लो और इंक्रीज होता रहता है। और कहीं अगर कोई ऐसी एसेट है जहाँ पे कैश फ्लो नहीं हो रहा है, कैश फ्लो बिल्कुल बंद है उसका, तो उस केस में मतलब एक तो लिक्विडिटी नहीं रहती है, फिर आपको उससे पैसे निकालने के लिए आपको लॉन्ग वेट करना पड़ता है, फिर पता नहीं आगे फ्यूचर में क्या होगा। तो आपको जैसे आपने अगर शेयर्स में इन्वेस्टमेंट किया है तो उससे डिविडेंड के थ्रू कैश फ्लो बन सकता है, और अगर आपने एफडी में इन्वेस्ट किया है तो उसका रेगुलर मंथली इंटरेस्ट आपका कैश फ्लो हो सकता है। तो आपको ऐसे ही एसेट्स देखने चाहिए जहाँ से आपका रेगुलर कैश फ्लो बना रहे। दोस्तों, छठी लर्निंग जो आती है, वर्क टू लर्न नॉट टू अर्न। आपको हमेशा ऐसे काम को करना चाहिए जहाँ से आपको सीखने को मिले, आपकी स्किल डेवलपमेंट हो, या आपको कुछ नया सीखने को मिले, आपका फाइनेंशियल एजुकेशन इन्हांसमेंट हो। तो हमेशा आपको सीखने के लिए हर वो चीज़ें करनी चाहिए, ना कि आपको कि हम यहाँ से केवल पैसा कमाएंगे। अगर आप वो सोचेंगे और आपकी अगर स्किल नहीं इन्हांस हो रही है तो फिर वो आपके ज़्यादा लॉन्गर काम नहीं आने वाली है। आपका हमेशा स्किल सेट बढ़ना चाहिए, और आपका हमेशा नॉलेज बढ़ते रहनी चाहिए। आपको ऐसे कामों में लगे रहना चाहिए जहाँ से आपको अर्न तो हो ही, लेकिन उसके साथ साथ आपकी लर्निंग भी होती रहे। सातवीं जो लर्निंग है दोस्तों, वो ये है कि ओवरकम द फियर ऑफ लूजिंग मनी। आपको अपना मनी लूज करने के डर से निकलना चाहिए, और आपको हमेशा जो है एग्रेसिवली ऐसे फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट, फाइनेंशियल एसेट्स में इन्वेस्ट करना चाहिए जहां से आपको बड़ा रिवार्ड आ सकता है। मतलब थोड़ा सा बहुत रिस्क हो, और आपको अपने रिस्क, थोड़ा बहुत रिस्क हो, और आपको अपने रिस्क को मैनेज करना चाहिए। आप ऐसे मैनेज करिए कि कि आपको ज़्यादा नुकसान भी ना हो, लेकिन हाँ, वो एक तरह से मैनेज रहे। और लेकिन थोड़ा रिस्क लेना भी जरूरी है अगर आपको बड़ा अपना पोर्टफोलियो बनाना है। जैसे आप शेयर मार्केट में आते हैं, इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करते हैं, वहाँ पे रिस्क भी है लेकिन रिवार्ड भी बहुत ज़्यादा है। तो आठवां जो पॉइंट है वो ये है कि द पावर ऑफ कॉरपोरेशन स्ट्रक्चर। देखिए दोस्तों, आपको कॉरपोरेट स्ट्रक्चर का पावर समझने की बहुत ज़रूरी है। और ये समझना जरूरी है कि आपको अपनी टैक्स लायबिलिटी कैसे रिड्यूस करनी है, और अपना आपको अपने जो पर्सनल वेल्थ आपने क्रिएट किया उसे प्रोटेक्ट कैसे करें। तो आपको सेम जो कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर होता है जैसे वो करते हैं वैसे ही आपको फॉलो करना चाहिए अपने पर्सनल वेल्थ को, और वैसे ही अपनी टैक्स लायबिलिटी आपको रिड्यूस करनी चाहिए जैसे कॉर्पोरेट बॉडी यूज करता है। तो आपको अपनी टैक्स लायबिलिटी रिड्यूस करने पे ध्यान दें और अपना पर्सनल वेल्थ को प्रोटेक्ट करने पे ध्यान दें। तो नाइन्थ पॉइंट आता है द रिच इन्वेंट मनी। देखिए दोस्तों, जो रिच पीपल होते हैं वो मनी को इन्वेंट करते हैं, हर एक नए तरीके खोजते हैं जिससे पैसा, नया पैसा जनरेट होता है। तो आप ऐसे चीज़ों को देखिए जिससे नया पैसा जनरेट हो, और नया पैसा जनरेट हो आपके लिए, हर हर वो काम करिए जहाँ से आपके लिए नई इनकम बने, नया पैसा जनरेट हो। और उसमें आप अपने पैसे को लूज मत करिए। देखिए, लूज करने से भी बचना चाहिए, और आपको हमेशा ऐसे ऑप्शंस के बारे में देखना चाहिए जहाँ से नया पैसा जनरेट हो सके। लास्ट पॉइंट आता है दोस्तों, द नीड फॉर फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। देखिए दोस्तों, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी हमें हम सभी को चाहिए। तो आपको ये भी टारगेट आपको ध्यान में रखना है कि आपको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी आप कैसे अचीव कर सकते हैं। आपकी जो साल की इनकम है या महीने का खर्चा है वो कितना है, तो आप साल का इनकम कैलकुलेट करिए, और साल का इनकम कैलकुलेट करने के बाद अगले 20 से 30 सालों का आप इनकम देखिए। तो आपको आपके दिमाग में वो होना चाहिए कि 20 से 30 सालों का खर्चा चलाने के लिए आपको कितना पैसे की जरूरत है। वो आपका गोल होना चाहिए। अगर आपने वो चीज़ अचीव कर ली है तो फिर आपको अपने फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी अचीव करने के आप करीब रहेंगे, और उसे इजीली अचीव कर पाएंगे। तो मैं ऐसा करता हूँ दोस्तों, आपको ये टॉप 10 पॉइंट पसंद आए होंगे रिच डैड पुअर डैड के, और इन्हें आप अप्लाई करेंगे अपने फाइनेंशियल प्लानिंग में, और इन्हें अप्लाई करते हुए आप एक नई फाइनेंशियल प्लानिंग की शुरुआत कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, और इंटरेस्टिंग वीडियोज आपके लिए आते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।